हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद विके में। चलो आज बात करते हैं जीसीसी फॉर सर्विसेज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रेलवे के अकाउंट्स के एग्ज़ाम अपेंडिक्स 2A, अपेंडिक्स 3A, LDC इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं। देखो, जीसीसी फॉर सर्विसेज सबसे पहले 2018 में जारी किया गया था। अब इसको जारी किसके द्वारा किया गया था? इसको जारी किया गया था इश्यूइंग अथॉरिटी थी इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन सेल, रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किया गया था। और सर्विसेज में आता क्या क्या है? सर्विसेज में गुड्स एंड वर्क्स के अलावा जो भी आता है, कोई प्रोक्योरमेंट होता है वो सर्विसेज में आता है। जैसे मेंटेनेंस हो गया, हाउस कीपिंग हो गया, प्रोफेशनल इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग कोई लेनी हो उसके लिए सर्विसेज का यूज़ किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अर्निंग अलग होती है, सर्विसेज अलग होती है। अब इसके लिए जब टेंडर निकालते हैं तो टेंडर के लिए मतलब कुछ रूल होते हैं। वो रूल क्या क्या होते हैं, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? इसके लिए 2 पैकेट सिस्टम लागू किया जाता है। एक तो टेक्निकल बिड, एक फाइनेंशियल बिड। 2 प्रकार की बिड लगानी पड़ती हैं। वो होता है 50 लाख से ऊपर। और इसमें मतलब अगर मान लो कोई फर्म है जिसमें मतलब एक दो दो से ज़्यादा फर्म शामिल हैं, तो वो आते हैं जेवी फर्म में शामिल किया जाता है। इसमें जो मैन लीडर है उसका रोल होना चाहिए 51% से अधिक, 51% से ज़्यादा उसका शेयर होना चाहिए। अगर 3 मेंबर्स तक की कोई जेवी है, जॉइंट वेंचर है, उसमें अन्य जो मेंबर हैं उनका शेयर 20% से अधिक होना चाहिए। और 3 से अधिक हैं मतलब 2 के 21% हो सकते हैं, एक का मैन का 51% हो सकता है, ये होगा। और अगर 3 से अधिक हैं तो अन्य सभी सदस्यों के शेयर 10% से अधिक होगा, तभी इसको जॉइंट वेंचर माना जाएगा। मतलब 3 से अधिक का मतलब 3 के हो गए 11 11 44, और इंडियन जो मैन है उसके हो गए 51। और जो लीड मेंबर होगा वो हमेशा इंडियन ही होगा। एक बात और है, इसमें जो भी टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बिडर पिछले 5 साल से बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान रखने लायक बात है। अब जब 50 लाख से ऊपर टेक्निकल एंड फाइनेंशियल कैपेसिटी चेक की जाती है, उसके लिए क्या क्या रूल है देखना। टेक्निकल एक्सपीरियंस में उसको 35%, जैसा सिमिलर सिंगल सर्विस है वैसा ही काम किया होना चाहिए। मतलब जैसे हाउस कीपिंग का कॉन्ट्रैक्ट है तो हाउस कीपिंग में ही उसका मान लो 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट निकला है तो 35 करोड़ का काम पिछले 3 साल में किया होना चाहिए। और करंट फाइनेंशियल जब तक टेंडर निकला है तब तक 35% या करंट ईयर का भी माना जा सकता है। सिमिलर सिंगल सर्विस होनी चाहिए, उसका 35% एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक्सपीरियंस भी ऐसे नहीं कि प्राइवेट से ले लिया, प्राइवेट वाला एक्सपीरियंस मान्य नहीं होगा। हाँ, या तो गवर्नमेंट हो या पब्लिक लिस्टेड कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, ट्रस्टी हो, 50 करोड़ से अगर उसको अधिक टर्न ओवर है तो माना जाएगा, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट माना जाएगा। और इसके लिए बिड फाइनेंशियल क्राइटेरिया क्या है? बिड वैल्यू है उसके मतलब 3 साल में 150% से अधिक। जैसे मान लो 100 करोड़ का है कॉन्ट्रैक्ट है, 100 करोड़ का टेंडर निकाला गया है तो 150 करोड़ का काम पिछले 3 साल में लगातार किया होना चाहिए। और उसके लिए एक टाइट टू लिक्विडिटी भी है जिसमें 5% उसके पास बैलेंस हमेशा होना चाहिए, ताकि वो क्या है अपने एम्प्लॉयज़ जो काम करते हैं उनको पेमेंट कर सके। उसके लिए टाइट टू लिक्विडिटी ज़रूरी है। और ये ऐसा नहीं है हर किसी बैंक का लगा दिया, शेड्यूल्ड बैंक से ही होना चाहिए, या कैश भी हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई टेंडर में आया और किसी ने कह दिया कि मैं ना मेरी क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है और मैं पैसे ज़्यादा लगाऊंगा, ऐसा नहीं चलेगा। उसमें क्वालिटी का रेशियो है। मतलब अगर आपकी क्वालिटी उसमें जब टेंडर की इवेल्यूएशन की जाती है, जब बिड लगाते हैं उनकी इवेल्यूएशन की जाती है तो क्वालिटी को दिया जा सकता है रेशियो 70% और पैसे को दिया जा सकता है 30%। वैसे ही 60-40 भी हो सकता है, 50-50 भी हो सकता है, पर मैक्सिमम टेक्निकल वेटेज 80% तक ही दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि 100% टेक्निकल वेटेज दे दिया, उसको पेमेंट बहुत ज़्यादा है तो उसको टेंडर दे देंगे, ऐसा नहीं किया जाएगा। अगर अब मान लो कि 2 बिडर्स ने सेम रेट लगा दी तो ज़्यादा जो टेक्निकल सक्षम होगा उसको दिया जाएगा। और अगर
दोनों ही टेक्निकल में भी दोनों समान मिल रहे हैं, तो पिछले 3 साल और करंट फाइनेंशियल का जो टर्नओवर होगा वो देखा जाएगा। और अगर मान लो कि L1 लास्ट में विड्रॉ कर लिया तो उसकी EMD जब्त कर ली जाएगी, पर L2 को दे दिया जाएगा। L2 को कब दिया जाएगा? जब L1 की शर्त पे L1 ने जिस बिड लगाई थी, जिस प्राइस पे बिड लगाई थी, उसी रेट पर अगर काम करने के लिए रेडी हो रहा है तो उसको ही L2 को काम दिया जाएगा। और अगर बिडर की डेथ हो जाती है तो फिर कैंसिल हो जाता है। अगर मान लो किसी ने मान लो ऐसे ही फ्रॉड लगा दिया, उसके डॉक्यूमेंट्स फ्रोजरी वाले हैं, सही डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो उसकी बिड को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और इसकी EMD फॉरवर्ड कर दी जाएगी। और अगर काम चालू हो गया उसके बाद में पता लगता है कि जो बिडर है, जिसने काम स्टार्ट कर रखा, कॉन्ट्रैक्टर है, वो फ्रॉड है, तो उसकी PG भी फॉरवर्ड कर ली जाएगी और अदर दूसरे सभी ड्यूज हैं वो भी फॉरवर्ड हो जाएंगे। अब EMD का कंसेप्ट क्या है? जब बिडर बिड लगाता है तो उसकी EMD लगेगी 2%। कब मैक्सिमम लगेगी इसमें? 1 करोड़ ही रुपये। वर्क्स में ध्यान रखना आजकल 2% ही करती है ये, और इसमें 1 करोड़ तक तो लगेगी 2%, और 1 करोड़ के मतलब 2% हो गए 2 लाख, उसके ऊपर लगेगी 0.5%, मतलब और मैक्सिमम रहेगी 1 करोड़ ही। और इसको राउंड ऑफ किया जाता है 10 के, और वर्क्स में किया जाता है 100 के। ये कंपैरिजन भी बहुत काम आएगा। और अगर इसकी फॉरफिट कब कर ली जाएगी? जब ये PG देने से मना कर देता है, जब इसकी EMD फॉरफिट कर ली जाएगी। EMD में छूट किस किस को मिलती है? MSC हैं, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, जो किसके द्वारा रजिस्टर्ड हैं? DIC, KVIC, KVIB, NSCIC, इनके द्वारा रजिस्टर्ड है तो उनको छूट मिल जाएगी। DPIIT से रजिस्टर्ड कोई स्टार्टअप है तो उसको भी छूट मिल जाएगी। इसमें लेबर के लिए वर्क्स में रहता है, लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटीज रहती हैं, उनके लिए 50% EMD में छूट मिलती है, जो इसमें नहीं है, ध्यान रखने लायक बात है। और इनको जो ये फर्म रहती है इनको टेंडर फॉर्म कॉस्ट भी नहीं देनी पड़ती है, उसमें भी छूट मिल जाती है। PG का क्या रूल रहता है? इसमें PG 5% PG का दी जाती है, और वो 4 इक्वल पार्ट्स में ली जाती है। 4 इक्वल पार्ट्स में क्यों ली जाती है मैं आपको बता दूंगा। 1.25% के 4 PG के FDR जमा करवानी पड़ती हैं। ये क्यों की जाती है? कल को पेनल्टी लगती है तो उसकी PG फॉरफिट की जाती है, इसलिए दी जाती है। ये मैं आपको बता दूंगा, आगे आ जाएगा। और उसको PG कब जमा करवानी जाती है? जब LOA जारी हो गया। LOA जारी होने के 30 दिन के अंदर ही जमा करवानी, उसको PG जमा करवानी पड़ती है। अगर 30 दिन के अंदर जमा नहीं करवाता उसको 31वें दिन से 15% पेनल इंटरेस्ट लगता है, और वो पेनल इंटरेस्ट 90 दिन तक ही लग सकता है। 90 दिन से ऊपर उसका EMD फॉरफिट कर ली जाएगी और टेंडर को, उसके बिड को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और उसके लिए रीटेंडर भी, अगर रीटेंडर करेंगे तो उसमें भी उसको डिवार कर दिया जाएगा। और PG रिलीज़ कब होती है? PG रिलीज़ होती है जब वर्क कंप्लीट हो गया। वर्क कंप्लीट होने के बाद में, इसमें क्योंकि SDA नहीं होती है तो इसलिए इसमें PG रखी जाती है। वर्क कंप्लीट होने के बाद में अगर उसमें कोई मेंटेनेंस का काम है तो मेंटेनेंस भी उसको कंप्लीट करना रहता है। और अगर मेंटेनेंस में PG अगर PG रिलीज़ कर रहे हैं तो अगर मान लो उसका मेंटेनेंस बाकी है तो उसकी 25% PG को रोक लिया जाएगा, और उसको नो क्लेम सर्टिफिकेट देता है। फाइनल बिल पास होने के बाद रिलीज़ की जाती है, और कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करना पड़ता है कंपिटेंट अथॉरिटी द्वारा, तब इसकी PG रिलीज़ कर दी जाती है। अब PG में वेरिएशन कब आता है? अगर प्लस या माइनस 25% तक है तो उसमें PG में वही PG चल जाएगी, कोई वेरिएशन, कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है। अगर 25% से ज़्यादा, अगर उसमें कल को कॉन्ट्रैक्ट की एग्रीमेंट है, उसमें 25% से ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाती है कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो 5% उसको एडिशनल PG जमा करवानी पड़ती है। जो अतिरिक्त जो बढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट, जो वैल्यू अतिरिक्त बढ़ी है उसका 5% जमा करवाना पड़ता है, और 25% से कम है तो उसकी 5% जो PG है वो रिलीज कर दी जाती है, कॉन्ट्रैक्टर को वापस कर दी जाती है, और उसको पेनल्टी दी जाती है। अब देखो EMD वो PG 4 फॉर्म में क्यों ली जाती है? देखो ये बात ये है, अगर उसको पेनल्टी लग गई, टोटल पेनल्टी मतलब जितनी पेनल्टी बताई गई है भाई, आपको 10% ही पेनल्टी मैक्सिमम लग सकती है इसमें। अगर 10% में से अगर उसको 5% लग गई, 5% पेनल्टी लगेगी, उसकी 25% PG फॉरफिट कर ली जाएगी। और अगर उसको 75% मतलब कॉन्ट्रैक्ट का 7.5%, अगर इतनी कर ली तो उसकी 50% PG फॉरफिट कर ली जाएगी। और PG की वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए? PG की वैलिडिटी होनी चाहिए
कंप्लीशन पीरियड प्लस मेंटेनेंस पीरियड प्लस 60 दिन की इसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। ये सभी में है, वर्क्स में भी प्लस 60 दिन है और सर्विसेज में प्लस 60 दिन है। ईएमडी है प्लस 90 डेज, ये ध्यान रख लेना बात। और अब एग्जीक्यूशन रिस्क मैनेजमेंट के बारे में समझते हैं। अगर मान लो उसका एग्रीमेंट उसका मतलब उसका बिड एक्सेप्ट कर ली गई है तो उसको एलओए जारी करेंगे। एलओए के जारी होने के 7 दिन के अंदर अंदर उसको उपस्थित होना पड़ेगा और उसके बाद में एग्रीमेंट किया जाएगा। एग्रीमेंट में 3 कॉपियाँ साइन होंगी, पहली कॉन्ट्रैक्टर की होगी, दूसरी फाइनेंस की होगी, तीसरी कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर की होगी जो एग्जीक्यूटिव के पास ही रहेगी और पासियस प्रदान नहीं की जाती हैं। और अगर कॉन्ट्रैक्टर बीच में अगर मान लो उसने काम करने के लिए मना कर दिया तो उसकी पीजी फॉरफिट कर ली जाएगी और उसको अगले 2 साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा। और फोर्स मेजर क्लेम्स हैं, फिर मतलब कोई क्लेमिटी हो गई, मतलब कोई आपदा आ गई तो उसकी वजह से 120 दिन के अंदर 120 से दिन से अधिक हो जाती है अगर, तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया जा सकता है रेलवे के द्वारा भी और कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा भी। वो इसके लिए बाध्य नहीं है कि आपको काम करना ही पड़ेगा। और अगर कोई सिचुएशन हो गई तो उसको अंदर 7 दिन के अंदर उसको नोटिस देना पड़ेगा कि भाई ये क्लेमिटी आ गई है, ये आपदा आ गई है, इस वजह से मैं ये काम नहीं कर पाता। और उसको सर्विस काम कितने दिनों बाद में स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर काम उसको जारी कर दिया और टेंडर इसको जारी कर दिया, एलओए जारी करने के 15 दिन के अंदर अंदर उसको काम स्टार्ट करना पड़ेगा। और मैं पेनल्टी बताई थी 10% जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उसका 10% उसको मैक्सिमम पेनल्टी लगाई जा सकती है। और पेनल्टी अगर 50% से ज़्यादा है तो उसकी 50% 50% ज़्यादा 25% पीजी फॉरफिट कर ली जाएगी। अगर 75% तक है तो उसकी 50% पीजी फॉरफिट कर ली जाएगी। अब मान लो कि एक्सटेंशन ऑफ टाइम, मान लो समय से काम नहीं होता है, अगर रेलवे की गलती से काम नहीं होता है तो उसमें एक्सटेंशन ऑफ टाइम मिल जाता है, तो उसके लिए वो कोई मतलब उसको पेनल्टी नहीं देनी पड़ती है, एलडी दिया जाता है, लिक्विडेटेड डैमेज। और अगर कॉन्ट्रैक्टर की गलती से हो रहा है तो उसको पर वीक 0.10% के हिसाब से उसको चार्जेस लगाए जाते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के मैक्सिमम 5% से अधिक नहीं लगाए जा सकते। और रेलवे की वजह से डिले है तो ही ये तो उसके कोई चार्जेस लगते नहीं हैं। और कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफिकेशन होने पर एक्सटेंशन 1 महीने से कम नहीं होगा। ये बात कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी। अब वेरिएशन आ जाता है, मतलब काम बढ़ गया तो 25% तक अगर काम बढ़ गया है तो उसमें मतलब जो एग्रीमेंट की जो रेट मिलेगी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और उसको कंपिटेंट अथॉरिटी को जिसने कॉन्टैक्ट किया है वही, जिसने कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग अथॉरिटी था कंपिटेंट अथॉरिटी, उसी के साइन से वो 25% तक वेरिएशन पॉसिबल है आइटम में। ये एक आइटम में अगर मान लो बहुत सारे आइटम हैं तो उसमें एक आइटम में 25% तक वेरिएशन आता है तो फाइनेंस कंकरेंस की आवश्यकता भी नहीं है। अगर 25% से 40% तक का वेरिएशन आता है तो 25% से 40% तक का जो भी आइटम की वैल्यू है उस पर 98% ही रेट मिलेगी। और इसके लिए कंपिटेंट अथॉरिटी है एसएजी लेवल का अधिकारी, और इसके लिए फाइनेंस कंकरेंस चाहिए होती है। ऐसे 140 से 150% का अगर वेरिएशन आता है आइटम में तो इसको 96% जैसा आइटम की रेट है उसका 96% रेट से पेमेंट किया जाता है। इसके लिए भी एसएजी कंपिटेंट अथॉरिटी है, फाइनेंस कंकरेंस चाहिए होगी। और इंडिविजुअल आइटम में अगर 150% से ऊपर आ गया तो उसके लिए भी उसके बेस पे 96%। अब मान लो कि आया वेरिएशन आ गया मान लो 160%, तो उसमें क्या किया जाएगा 125% तक 25% 100% तो पूरा पेमेंट किया जाता है, 125% तक ही पूरा पेमेंट किया जाता है। और 25 से 40 15% का पेमेंट किया जाएगा 98% की रेट से। और 40 से 50 का पेमेंट किया जाएगा 96%, 50 क्या 60% का, 40 से 60 का 40 से ऊपर जो भी है उसका 96% जो आइटम की रेट है उसके हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। अगर ओवरऑल एग्रीमेंट की वैल्यू 150% से अबोव चली जाती है तो उसके लिए कंपिटेंट अथॉरिटी जीएम है, ध्यान रखना ये बात। और उसके लिए फाइनेंस कंकरेंस कहाँ से चाहिएगी, पीएफए के द्वारा फाइनेंस कंकरेंस की जाएगी। और ये जो वेरिएशन है ये माइनर वैल्यू आइटम के लिए 100%। माइनर वैल्यू आइटम क्या होते हैं, जिनकी कॉन्ट्रैक्ट जिनका मतलब कोई आइटम है 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट निकला, किसी आइटम की वैल्यू है 50 लाख, मतलब 1% से कम
कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से अगर 1% से कम किसी आइटम की वैल्यू है तो उसमें वेरिएशन 100% तक एलिजिबल है। और उसके लिए कंपिटेंट अथॉरिटी कौन है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वही कंपिटेंट अथॉरिटी है, और इसके लिए फाइनेंस कंकरेंस की भी आवश्यकता नहीं है। अब बिल पासिंग। बिल पासिंग क्या होगा, ऐसा नहीं है कि हर तीसरे दिन बिल आ रहा है, मतलब बिल आएगा महीने में एक बार ही। और अगर कॉन्ट्रैक्टर को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो 7 दिन के अंदर उसको बताना पड़ेगा। और उसको ऑब्लिगेशन भी रहते हैं, मतलब जो लेबर है उसको पेमेंट करना पड़ेगा, सही पेमेंट करना पड़ेगा, ग्रोस मिनिमम वेजेस पेमेंट करना पड़ेगा, उसका पीएफ भी कटना चाहिए, ईएसआई भी कटना चाहिए। और इसको ईपीएफ पोर्टल पर भी जो एग्जीक्यूटिव रहता है उसकी जिम्मेदारी रहती है ईपीएफ पोर्टल पे ऑनलाइन क्रॉस वेरीफाई करे। और अब इसमें रहता है प्राइस वेरिएशन। अब ये है, मान लो कि कॉन्ट्रैक्ट चालू हुआ, कॉन्ट्रैक्ट चालू होते 3-4 साल तक चल रहा है, तो नो डाउट कौन जो कंपोनेंट है उसमें जो मटेरियल लग रहा है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर तो इसमें प्राइस वेरिएशन क्लोज लागू होता है। प्राइस वेरिएशन क्लोज 18 महीने से ऊपर ही प्राइस वेरिएशन क्लोज लागू होगा। 18 महीने से अगर ऊपर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसमें प्राइस वेरिएशन का क्लोज लागू होगा। और फिक्स्ड कंपोनेंट रहता है 15%। ऐसा नहीं कि सभी पूरा कॉन्ट्रैक्ट है उसी का प्राइस वेरिएशन सभी पे लगा रहे हैं। 15% जो फिक्स्ड कंपोनेंट रहता है अलग अलग है, मतलब कि हाउस कीपिंग में फिक्स्ड है 15% है, लेबर में भी मटेरियल में 15% है। और ये फिक्स्ड हैं, हाउस कीपिंग में फिक्स्ड 15% फिक्स्ड रहता है, लेबर के 70% पैसे मिलते हैं, मटेरियल के 15% पैसे मिलते हैं। कंसल्टेंसी वाला है तो कंसल्टेंसी में फिक्स्ड कंपोनेंट 15% है, लेबर के 80% मिलते हैं, मटेरियल के 5%। तो वो जो प्राइस वेरिएशन होगा वो इन दोनों में होगा, फिक्स्ड कंपोनेंट पे प्राइस वेरिएशन नहीं होगा। ध्यान रखने लायक बात है भी। और अब लेबर लॉज को भी उसको फॉलो करना पड़ता है, और लीगल ऑब्लिगेशन उसको फॉलो करना पड़ता है। अगर 20 से अधिक उसने वर्कर लगा रखे हैं तो उसको लाइसेंस लेना होगा लेबर कमिश्नर से, ये इम्पोर्टेंट बात है। और उसको जो लेबर हैं उनको थर्ड पार्टी से उनको ट्रेनिंग भी दिलवानी पड़ेगी, और बुकलेट भी उनको देना अनिवार्य है। और अगर 100 से अधिक वर्कर हैं तो उनके लिए कैंटीन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और 150 से अधिक वर्कर हैं तो उनके लिए फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और पेमेंट कितने दिनों में करना है, पेमेंट करना है अगर 1000 वर्कर से कम है, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में 1000 वर्कर से कम है तो 7 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। और 1000 वर्कर से अधिक हैं तो ऐसा नहीं है कि 2-2 महीने तक पेमेंट लटका दिया गया, 10 दिन के अंदर ही उसको पेमेंट करना पड़ेगा। और सभी वर्कर्स को वीकली रेस्ट देना पड़ेगा, ये सभी भी उसको फॉलो करने पड़ते हैं। अब देखो जो भी अपन ने पढ़ा है इसमें लगभग सारा कवर हो गया, ये यही इम्पोर्टेंट, इसके अलावा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आप इतना पढ़ लोगे तो एनफ है। देखो इसमें 2 पैकेट सिस्टम 50 लाख से अबव लागू होता है। और टेक्निकल एलिजिबिलिटी क्या होती है, उसमें 35% काम किया होना चाहिए पिछले 3 साल में करंट फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंशियल टर्नओवर कितना होना चाहिए, 150% होना चाहिए बिड वैल्यू का, और वो भी पिछले 3 साल में और करंट साल में, करंट ईयर में भी। और टाइट टू लिक्विडिटी कितनी होनी चाहिए, 5%, उसके पास जो इतना बिड है उसकी 5% कैश पैसा होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। और ईएमडी लगती है 2%, 1 करोड़ तक तो, और 1 करोड़ से ऊपर लगती है 0.5%, और मैक्सिमम लगती है इसमें 1 करोड़ रुपए। पीजी कितनी लगती है, 5% लगती है, 4 इक्वल पार्ट्स में ली जाती है 1.25, क्योंकि अगर वो उसको पेनल्टी लगती है तो पीजी अपन को फॉरफिट करनी पड़ती है, इसलिए पीजी 4 पार्ट में ली जाती है। पीजी को पैसे तो 30 दिन में जमा करवाना होता है, 30 दिन में अगर नहीं जमा करवा पाते हैं 90 दिन तक जमा करवा सकते हैं 15% पर एनम के इंटरेस्ट रेट के साथ। मैक्सिमम पेनल्टी उसको कॉन्ट्रैक्ट की 10% ही लग सकती है। और अगर वो फ्रॉडरी वगैरह करता है तो उसको 2 ईयर के लिए डिबार कर दिया जाता है। और लेबर लाइसेंस को 20 वर्कर से अधिक लेना पड़ता है। प्राइस वेरिएशन इसमें 18 महीने से ऊपर लगता है। और अब बुक एग्जामिनेशन क्लोज है, ये इसमें आया नहीं। बुक एग्जामिनेशन क्लोज भी ये है कि एग्जीक्यूटिव चाहे तो उसके जितने भी उसने मतलब पीएफओ में पैसे जमा करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है, जितने उसने डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं कि नहीं करवाए, उनकी क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये 2 करोड़ से ऊपर लागू होता है ये नियम। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो अपेंडिक्स 2A, अपेंडिक्स 3A रेलवे के अकाउंट्स के लिए, रेलवे के अदर एग्ज़ाम जो भी होते हैं जीडीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, एलडीसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम
टॉपिक है ये। आपको प्लीज़ अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।